ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। हम जो आज डिस्कस करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा। किससे मेरे भाई? मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का उद्ग्रहण या मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? हमारे अमेरिका से। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए जाते हैं मेरे भाई? अमेरिका से। अब एक बात देखना, पिछली वीडियो में आपको बताया होगा अनुच्छेद 12 और 13, अनुच्छेद 12 और 13 और मौलिक अधिकारों का जो महत्व होगा, जो मौलिक अधिकार का जो बिल्कुल बेस होगा, मौलिक अधिकार जो टिके हुए होंगे, वो सारी चीजें हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके। दूसरी वीडियो आर्टिकल 12 और अनुच्छेद 13 की भी अपलोड कर चुके। 12 और 13 बहुत गहन अध्ययन कर चुके आप। इसी के साथ हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मौलिक अधिकार तो अब स्टार्ट होंगे आपके। जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं आपको, कितने मेरे भाई? 6 मौलिक अधिकार। जो आपके पास 6 मौलिक अधिकार है वो तो अनुच्छेद 13-14 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 तो आप पढ़ चुके, बहुत ध्यान से आप पिछली वीडियो में देखेंगे। अनुच्छेद 12 में क्या है भाई? आपकी स्टेट की परिभाषा। किसकी? राज्य की, राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 13 में क्या है? विधि का अल्पीकरण, अर्थात यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 13 उसे कहां तक समाप्त कर देगा। आर्टिकल 13 उसे कहां तक आपके उस कानून को, उस विधि को समाप्त करने का काम करेगा यदि आपके मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं हनन होते हैं। अनुच्छेद 12 और 13 बहुत डीप तरीके से पढ़ चुके आप पिछली वीडियो में। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम अनुच्छेद और 14 से लेकर के आगे पढ़ने की बात करते हैं और अपने जो मौलिक अधिकार हैं, जो बिल्कुल मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हैं, उनकी बात करते हैं। लिखते हैं भाई, देखो मौलिक अधिकार कितने मिले आपको? 6 मौलिक अधिकार। 6 के 6 मौलिक अधिकार लिख लीजिए कौन कौन से होंगे। 6 के 6 मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 1, पहला मौलिक अधिकार आपको कौन सा मिलता है? समानता का अधिकार। कौन सा मेरे भाई? समानता, समानता का अधिकार। पहला ही कौन सा मिलता है मेरे भाई? आप समानता का अधिकार। आपके साथ समानता का व्यवहार होगा, आपके साथ कोई भी छोट बड़ाई का भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप सभी इक्वल रहोगे, आप विधि अर्थात कानून की नजरों में इक्वल होंगे, समान होंगे, राज्य आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितने से लेकर के? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। कितना मेरे भाई? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आपको समानता का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद दूसरी स्वतंत्रता आपको, देखो 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं आपको, 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। 6 में पहली हो जाती है समानता का अधिकार। नंबर 2 पे कौन सी बनती है मेरे भाई? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है आपको? अनुच्छेद 19 से लेकर के भाई 18 तक तो ये हो जाता है, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। नंबर 2 मौलिक अधिकार दिया जाता है। नंबर 3 कौन सा हो गया आपके पास? नंबर 3 मौलिक अधिकार आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके साथ कोई भी शोषण नहीं करेगा, आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव, आप पे उत्पीड़न नहीं करेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से लेकर के? आर्टिकल 23 और 24। भाई 22 तक तो यहां पर खत्म हो जाते हैं ना, तो आर्टिकल 23 और 24, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक आपको तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। नंबर 4 में आपको कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? नंबर 4 जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दी जाती है आपको, धर्म की स्वतंत्रता। कहें कि मेरे भाई धर्म की स्वतंत्रता। नंबर 4वां अधिकार जो मिलता है आपको, धर्म की स्वतंत्रता। अर्थात धर्म की स्वतंत्रता का क्या मतलब है मेरे भाई? कहां से लेकर के? अनुच्छेद लिखते रहना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखते रहना। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि आप अपने धर्म में, अर्थात आप जिस भी धर्म में आपका जो भी धर्म है, आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हो, उस धर्म को एडॉप्ट कर सकते हो, उस धर्म को छोड़ सकते हो। आपको सारी धर्म से संबंधित आपकी स्वतंत्रताएं कहां पर मिलती है? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता में। नंबर पांचवा अधिकार आ जाता है मेरे भाई आपका। नंबर 5वां कौन सा होता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नंबर 5वां संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट है। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद की बात करें तो इसके अनुच्छेद लगते हैं मेरे भाई 29 और 30, दो आर्टिकल 29 और 30वां आर्टिकल। क्यों? क्योंकि 28 तक तो धर्म की लेके बैठा ना। तो अब आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30। इसके बाद आपका छठा अधिकार बच जाता है, अंतिम अधिकार। देखिए अंतिम अधिकार आपका बचता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा मेरे भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका क्या मतलब है? जो संविधान ने आपको दिया हुआ है, जो संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उनका संरक्षण करना, उनका उपचार करना, उन सब की स्वतंत्रता है, उन सब का अधिकार आपको मिलता है आर्टिकल 32 में। किसमें मेरे भाई? अनुच्छेद 32 में। तो आपका कहां से आपका 29 30, ठीक, आपको मिलता है 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको कहां पर मिलता है मेरे भाई? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32। इससे आगे 33 34 35 तक जो होगा वो राज्य से संबंधित बात होंगी, वो आपके मौलिक अधिकार तो होंगे, लेकिन जो मूल रूप से संविधान ने आपको दिए हैं वो आपके 6 मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति शिक्षा की स्वतंत्रता, और आपके अंतिम जो आपका मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अच्छा, एक चीज मिस हो रही होगी, 30 से सीधा 32 पहुंच रहे हो आप, तो आर्टिकल 31 कहां भाग गया जी? आर्टिकल 31 सीधा भाई आप यहीं से कूद रहे हो ना, आप 29 30 तो संस्कृति शिक्षा पे पहुंचते हो, फिर इसी के जस्ट बाद आपका आर्टिकल 32 आ जाता है, तो 31 कहां गया जी? तो आर्टिकल 31 की बात करें तो आर्टिकल 31 आपका 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था। 7वां मौलिक अधिकार, आर्टिकल 31 कौन सा? 7वां मौलिक अधिकार। इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था संपत्ति का अधिकार। किसका मेरे भाई? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अर्थात आपके पास जो संपत्ति होगी, आपके पास जो जमीन जायदाद होगी, आप उसके हक से मालिक हो, ये कहने का अधिकार आपको आर्टिकल 31 देता था। सरकार को कोई प्रोजेक्ट लगाना होता था तो वो उसमें जमीन नहीं देते थे, भाई जमींदार लोग हैं, रैयतवाड़ी लोग, भारत था पहले, जमींदार लोगों का भारत है अभी भी, वर्तमान में भी। तो जो संपत्ति होगी अर्थात जो किसी की, मान लो कोई जमीन होगी और उस जमीन पर सरकार को कोई प्रोजेक्ट लाना होगा, मान लो रेल की पटरी गुजारनी हो, या कोई टावर की लाइन गुजारनी हो, या कोई बिजली की लाइन गुजारनी हो, तो मान लो किसी किसान ने मना कर दिया, कि मैं अपनी संपत्ति नहीं दे रहा, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो ये केस पहुंचे मेरे भाई, ये बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे संपत्ति के अधिकार को लेकर के। संपत्ति के अधिकार को लेकर के बहुत जमींदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। सुप्रीम कोर्ट परेशान हो जाता है, संपत्ति के अधिकार को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। तो फाइनल में आकर के क्या होता है कि संपत्ति का जो एक अधिकार होता है इसको हटा दिया जाता है आपके मौलिक अधिकार से। देखो लड़ाई करने की पक्की बात है, मौलिक अधिकार है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो मौलिक अधिकार होंगे वो वाद योग्य होंगे, अर्थात उन पे वाद किया जा सकता है, अर्थात उनको लेकर के लड़ा जा सकता है, आप कोर्ट पहुंच सकते हो। तो इसके लेकर के भी लोग कोर्ट जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट, संपत्ति के अधिकार को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, तो विवाद बढ़ने लगा, प्रोजेक्ट रुकने लगे, अर्थव्यवस्था थमसी जाने लगी। तो क्या होता है, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के काम में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 का क्या मतलब है? भाग 12, संविधान का भाग 12 में आर्टिकल
300 के कै में जोड़ दिया गया भाई। किसमें? भाग 12, संविधान का भाग 12 और आर्टिकल 300 के का में किसे जोड़ दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान की बात करें तो अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को हटा करके भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के कै में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक कानूनी अधिकार है, एक कानून प्रक्रिया के द्वारा आपसे कोई संपत्ति ली जाएगी, उसका प्रॉपर मुआवजा देगा सरकार। जो भी उस पे प्रोजेक्ट बना रही है उसका प्रॉपर मुआवजा देना पड़ेगा। मान लो आपका कोई प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट है, और उस पे सरकार कोई टावर गाड़ना सोच रही है, तो उस टावर का पैसा दिया जाएगा, जितनी भी वो जमीन घेरेगा उसका पैसा दिया जाएगा, प्लस उसका साल में पैसा आएगा। इसी के साथ मान लो किसी के खेत से रेल की पटरी गुजारनी है तो उस इंसान को उसका पैसा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उससे छीन ली जबरदस्ती, ठीक है ना। तो कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 के कै में रख दिया गया। किसका मेरे भाई? संपत्ति का अधिकार का। तो ये 6 के 6 आपके पास मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया जाता है। अच्छा, हटाया किस प्रकार दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये हटाया कब जाता है आपका? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को 44वें अमेंडमेंट द्वारा 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके भाग 12 के आर्टिकल 300 के कै में एक विधिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार बना करके रख दिया जाता है। आर्टिकल 31 वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। तो ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। मेरे ख्याल से 6 भारत के संविधान में यही 6 स्वतंत्रताएं। आप किसी बुक में पढ़ोगे उसमें भी यही मिलेंगे, यहाँ पढ़ोगे उस यहाँ भी यही मिलेंगे, ज्यादा ही मिल सकता है बल्कि। ठीक, इसी के साथ हम पहली स्वतंत्रता की डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट बात भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे उतार लेना सबको। जो आपने ये अभी मिटवाया इसको एक बार देख के उतार लेना, सारी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा टॉपिक की, अर्थात सीधे अनुच्छेदों की। तो पहली जो स्वतंत्रता बनती है आपकी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में पहला ही आर्टिकल हम पढ़ने का काम करेंगे। अनुच्छेद 14 अर्थात अनुच्छेद 14 की बात करेंगे। क्या बात बताता है? 2 बात बताता है भाई। आर्टिकल 14 2 बात करता है, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन। पहली बात क्या करता है? विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष क्षमता। नंबर 2, विधि के समक्ष क्षमता। देखो दोनों इंपॉर्टेंट होगा, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण लाइन होंगी। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपने आप में, यहां से आपके मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष क्षमता, दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर भी है और बहुत बड़ा अंतर भी है और बहुत छोटा अंतर भी है। विधि का समान संरक्षण का क्या मतलब है और विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है? पहले इसको समझने के बात करते हैं। विधि के समक्ष अर्थात सामने, आप मेरे समक्ष हो, आप मेरे सामने हो, तो अर्थात विधि के सामने सब इक्वल होंगे, विधि के सामने सब समान होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई अधिकारी नहीं होगा, कोई ऊंचा पद कोई छोटा पद नहीं होगा। मान लो मर्डर आपने किया है और मर्डरमैन ने किया है, तो धारा 302 के तहत हम लोगों को सजा होगी उम्र कैद या फिर आजीवन कारावास भी उम्र कैदी होती है। ठीक, तो विधि के समक्ष समता का मतलब होता है विधि के सामने सब इक्वल होंगे। ये बात बताता है दूसरा वाला पॉइंट। इसके साथ अब पहला समझिए, ये क्या कहता है? विधि का समान संरक्षण मतलब जो कानून होगा उसका बराबर रूप से संरक्षण करेगा। मतलब कहने का, मान लो कोई एक अधिकारी है, कोई एक आदमी अधिकारी है, मान लो ये आदमी अधिकारी है और ये आदमी एक आम आदमी है। ठीक, अब ये आदमी अधिकारी है और ये आदमी आम आदमी है, तो इसका मतलब क्या है? अब मान लो ये आदमी पुलिस में है, समझना मेरी बात, ये आदमी पुलिस में है और ये आदमी एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, ये बिल्कुल आम आदमी है।
है ना। अब इसने क्या काम किया, इस इंसान ने कोई गलती कर दी और इस गलती पर इस पुलिस वाले ने इसको एक चांटा मार दिया, है ना, एक रैप्टा मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया पुलिस वाले ने। तो अब क्या होगा, अब इसने गलती करी है, इसने किसी की कार में ठोक दी अपनी बाइक, या किसी को ईंट पत्थर मार दिया फेंक के, या कुछ ऐसा काम कर दिया जो एक अपराध हो, तो पुलिस ने मान लो इसको एक चांटा मार दिया। तो अब ये जो आम आदमी होगा मेरे भाई, अब ये आम आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं खड़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि जज साहब इस पुलिस वाले ने तो मुझे पीट दिया, इस पुलिस वाले ने तो मेरे एकदम, एक सेकंड, ठीक। अब ये नहीं कहेगा, ये जो आम आदमी होगा ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके ये नहीं कहेगा कि जज साहब इस पुलिस वाले ने तो मुझको मार दिया, या इस पुलिस वाले ने मुझको बहुत तगड़ा पीट दिया, मुझे थप्पड़ बजा दिए बीच चौराहे पे, ऐसा नहीं कहेगा। इसको विशेष अधिकार मिलेंगे, इस इंसान को थोड़े से विशेष अधिकार प्राप्त होते। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो होगा ये व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ये एक राज्य है और ये एक सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित, एक सार्वजनिक ढंग को सुनिश्चित करने का काम करता है ये आदमी, इसलिए ये अपराध को रोकने का काम करता है, इसलिए इस इंसान को थप्पड़ मारा। अब ये जाके ऐसा नहीं होकर के वहां पर पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट में रोता हुआ सा कि मुझको इसने पीट दिया, आप इस पे केस करो, ऐसा नहीं है। तो विधि का समान संरक्षण का मतलब यही होता है कि समान के साथ समान व्यवहार। अब यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि यहां पर आपको कैसा भेदभाव, अगर मैं किसी को मार दूं तो केस हो सकता है ना, मैंने किसी को चाटा मार दिया तो जाके पुलिस में खड़ा हो जाएगा, इसने मेरे, तो मुझ पे मैं अपराधी माना जाऊंगा, मुझ पे जो 1-2 हजार रुपए का जुर्माना है मुझे 1-2 लगेंगे, वो अलग बात है ना। तो इसमें क्या होगा, समान के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। एक डीएम के साथ, एक डीएम आदमी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जिला अधिकारी जो होता है, उसके साथ वो व्यवहार आम आदमी जैसा थोड़ी किया जाएगा, नहीं किया जा सकता मेरे भाई, क्योंकि एक डीएम है, ये एक राज्य है, समझ रहे ना, ये एक डीएम है अर्थात। लेकिन मान लो कोई दूसरा भी डीएम है ना, तो इसमें क्या कंडीशन होगी, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समझ रहे ना। इसमें अंतर था, समान नहीं है, ये नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, गलती की है इसलिए पिटा है, ये एक पुलिस वाला है इसने इसको पीटा है, ये अपराध नहीं है, लेकिन समान के साथ समान व्यवहार करना ही विधि का समान संरक्षण कहलाता है, कि विधि का समान रूप से संरक्षण हो रहा है। आम आदमी के साथ भी वही व्यवहार हो रहा है, दूसरा आम आदमी उसके साथ भी वही व्यवहार हो रहा है, एक पुलिस वाला है उसके साथ भी वही व्यवहार हो रहा है, और एक दूसरा पुलिस वाला है उसके साथ भी वही व्यवहार हो रहा है। तो समान के साथ समान व्यवहार कहा जाता है विधि का समान संरक्षण। इंपोर्टेंट आर्टिकल था आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है भाई अपने आप में। इसी के साथ देखो आर्टिकल 14 में और 2 बातें लिखी होती है कि सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होते, विधि के समक्ष समता। देखो विधि के समक्ष समता, ये वाली लाइन, विधि के समक्ष समता जो बात की जाती है, ये वाली ब्रिटिश से ली जाती है। कहां से मेरे भाई? ब्रिटेन के संविधान से ये वाली बात ली जाती है कि विधि के समक्ष समता, विधि के अंतर्गत सब इक्वल होंगे, सब समान होंगे। ये वाली लाइन आपकी ब्रिटेन के संविधान से अर्थात ब्रिटिश के संविधान से ली जाती है। विधि का समान संरक्षण ये कहां से ली जाती है जी? ये अमेरिका के संविधान से ली जाती है, यूएसए के संविधान से ली जाती है। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि समान के लिए समान कानून होगा, जैसा कानून उस इंसान के लिए, उसके जैसे यदि कोई दूसरा आदमी है तो उसके लिए भी वही कानून माना जाएगा। ठीक बात, इंपॉर्टेंट बात थी भाई। इसी के साथ जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो विधि का शासन होगा, अर्थात जो विधि का शासन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट करके लिख लेना भाई, नोट करके, NOTE, नोट करके समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। जो विधि का शासन होगा, विधि
का शासन। ये किसने बात कही? हम नहीं कह रहे, इस बात को सुप्रीम कोर्ट कहता है। सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहता है कि यदि विधि का शासन ही संविधान का मूल रूप है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि विधि का शासन मतलब क्या है? यदि कोई शासन कानून के द्वारा चलाया जाता है तो वही क्या है? एक मूल रूप है। सुव्यवस्था, देखो मतलब देखो विधि बनाई क्यों जाती है? इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि कानून बनाया क्यों जाता है। आप लोगों का अभद्र व्यवहार रोकने के लिए कानून का निर्माण किया जाता है, विधि का निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है। तो विधि का शासन, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही कि विधि का शासन क्या होगा? एक संविधान का मूल तत्व माना। जो विधि का शासन होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो विधि द्वारा जो शासन किया जाएगा, कानून द्वारा जो शासन किया जाएगा, वही तो मूल तत्व है, वही तो मूल रूप है। भाई आप किसी के अंतर्गत काम करते हो तभी तो आप कुछ गलत नहीं करते। विधि बनाई क्यों जाती है? कानून बनाया क्यों जाता है? आपका अभद्र व्यवहार रोकने के लिए, पब्लिक का अभद्र व्यवहार रोकने के लिए उन पर कानून बनाया जाता है। पता होता है कि भाई यदि आप कोई योजना बनाते हो या मर्डर करते हो तो कानून है उसके लिए, प्रॉपर सजा दी जाएगी। हाफ मर्डर करते हो 307 लगेगी, मर्डर करते हो 302 लगेगी, किसी को उकसाते हो 74-75 लगेगी धारा। तो ये सारी धाराएं आपको बताई जाती है। धारा 33-34 बहुत इंपॉर्टेंट, वो लगेगी, है ना। तो विधि का शासन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को कि जो विधि का शासन होगा संविधान का मूल तत्व है। इसी के साथ एक और आदमी है, जॉन लॉक। ये बहुत फेमस विधि ज्ञाता आदमी जॉन लॉक। जॉन लॉक भाई साहब भी क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता को बचाने के लिए विधि आवश्यक है। अर्थात विधि है तो स्वाधीनता है। ये बात कौन कहते हैं मेरे भाई? जॉन लॉक भाई साहब जी क्या कहते हैं कि विधि का शासन है तो स्वाधीनता है, स्वतंत्रता को बचाने के लिए विधि का शासन अनिवार्य है। भाई है ही, भाई विधि का कोई शासन होगा, कानून द्वारा कोई शासन होगा, कोई कानून होगा प्रॉपर किसी अपराध के लिए, तभी तो आप स्वतंत्र रूप से रहोगे, तभी तो आप अपने को स्वतंत्र महसूस करोगे। तो ये सारी चीजें इसके बारे में बात कही जाती है। अच्छा, विधि के समक्ष समता, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके दोनों बात लिख लेना। सुप्रीम कोर्ट का कथन भी और जॉन लॉक भाई साहब जी का कथन भी इंपॉर्टेंट कथन है दोनों। इसी के साथ विधि के समक्ष समता में आपने पढ़ा होगा कि विधि के नजरों में सब समान होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके कुछ अपवाद है मेरे भाई, कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है उन्हें बड़े ध्यान से समझने का काम करना। आर्टिकल 14 में समक्ष समता, सामने विधि के कानून के सामने सब इक्वल होंगे। लेकिन देखो ये कई जगह परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि विधि का समान संरक्षण भी करना होता है संविधान को। राष्ट्रपति, यदि कहीं पर राष्ट्रपति या राज्यपाल, भाई राज्यपाल जिस प्रकार केंद्र में भूमिका राष्ट्रपति की होती है उसी प्रकार राज्य में भूमिका राज्यपाल की होती है। तो आप क्या करोगे? विधि के, ये अपवाद है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ये अपवाद है अपने आप में, इसका अपवाद है ये समक्ष समता का अपवाद। क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कभी भी आप परमादेश की रिट नहीं लगा सकते। परमादेश सुना होगा, परमादेश आर्टिकल 32 पढ़ोगे ना तो 5 प्रकार की रिटें बताई जाती है। उन 5 प्रकार की रिटों में एक रिट परमादेश भी है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ आप परमादेश नहीं लगा सकते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर बने रहते हैं तब तक उन पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कानूनी कार्यवाही नहीं चल सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर हैं तब तक कोई भी उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं चलेगी, कोई भी कार्रवाई निरस्त मानी जाएगी, कोई भी कार्रवाई का अल्पीकरण माना जाएगा।
तीसरी कंडीशन क्या होती है, आपने आर्टिकल सुना होगा, आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105, और एक और सुना होगा आपने, अनुच्छेद 194। आर्टिकल 105 और एक आर्टिकल 194 में क्या बात कही जाती है कि संसदों के बोलने का अधिकार, जो सांसद बैठते हैं संसद में, देखो संसद में सांसद बैठते हैं, विधानमंडल में विधायक बैठते हैं, अंतर होता है। संसद सांसद, विधायक विधानमंडल, विधेयक तो अलग ही चीज है। विधेयक तो होता है बिल, विधेयक जो होगा वो कोई भी बिल होता है, उसे बिल कहा जाता है इंग्लिश में। विधेयक तो कोई विधेयक पास करवाए वो अलग चीज है, विधायक एक अलग चीज है, ठीक। तो अनुच्छेद 105 में क्या बात कही जाती है कि जो विधायक होंगे, और अनुच्छेद 194 में जो 105 में जो सांसद होंगे और 194 में जो विधायक होंगे, उनकी बोलने की स्वतंत्रता। आपको पता होगा जो सांसद होंगे, जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, कुछ भी बोलते हैं किसी के खिलाफ भी, तो उनको स्वतंत्रता इन्हीं आर्टिकलों के माध्यम से मिलती है। अब यहां पर देखो अपवाद हुआ नहीं हुआ, समक्ष विधि के सामने समानता नहीं हो रही। मान लो कोई किसी दूसरी पार्टी को गाली देने का काम करता है कोई मंत्री, तो उसके साथ समान व्यवहार कहां हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ना जा रहे हो मंत्री। तो अनुच्छेद 105 और 194 के माध्यम से उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, तभी तो ये अपवाद है, समझ रहे ना मेरे भाई, तभी तो इन्हें अपवाद कहा जाता है। तो अनुच्छेद 14 कंप्लीट हो जाता है भाई आपका, 105 और 194 याद रखना। इतनी सारी बातें होकर के अनुच्छेद 14 आप कंप्लीट कर लेते हो। आर्टिकल 14 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल था आपका, आर्टिकल 14 कंप्लीट हो जाता है। पहली स्वतंत्रता की हमने पहला अनुच्छेद कंप्लीट किया, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया, इससे ज्यादा तो भाई आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा गहन अध्ययन था इसका अनुच्छेद 14 का, ठीक। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, और ये कंटेंट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, और इसी के साथ ताबड़तोड़ तरीके से वीडियो फैला दो। हमें यार थोड़ी सी बस हेल्प चाहिएगी आपकी, बस इसी के साथ आज का जो कंटेंट होगा, जो आज का लेक्चर होगा, वीडियो होगा, वो इतना ही रखते हैं हम। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।